वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपना शियर फोर्स डायग्राम और एसएफडी सॉरी बीएमडी बनाना। तो देखिए हमने पिछले क्लास में यहाँ तक कर लिया था। ओके, आज इससे आगे कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले मैं बता दूं कि हम कौन कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आप भाग ना जाओ। ओके, वीडियो आधा छोड़ के भाग ना जाओ। क्यों? आप ही का नुकसान हो जाएगा। कारण ये है कि बनाएंगे तो हम सिंपल, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले मैं बताऊंगा, फिर अनस्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाएंगे। पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट, उसको समझेंगे। इन पर मैं अभी कंक्लूजन बताना शुरू कहाँ किया हूँ, इस पर कंक्लूजन बताऊंगा जिससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। ओके, तो ये सब सुनना है तो बैठे रहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन के बाद, इस वाले रिजल्ट के बाद हम सॉल्व करेंगे एक यूडीएल वाला बीम, उसके बाद एक यूवीएल वाला केस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत चीज बताऊंगा, एंगल वेंगल बताऊंगा, स्लोप वगैरह बताऊंगा। पैराबोलिक हो जाता है, कहीं क्यूबिक हो जाता है यूवीएल के केस में, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में। तो ये सब चीज आज आपको सीखने को मिलेगा कि हम चेक कैसे करें, होता कैसे और क्यों होता है। एंगल के बारे में बताऊंगा, ठीक है, यूनिट सर्कल बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो बने रहिए, लगे रहिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में सॉल्व किया था, जिसका ये शियर फोर्स डायग्राम और बीएमडी डायग्राम आपके सामने, आपके समक्ष है। तो इससे हम एक चीज तो पता लगा सकते हैं, एक चीज तो हमारा क्लियर हो गया, वो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर मिड सेक्शन पे एक कंसंट्रेटेड लोड, इस पर्टिकुलर लोड को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड लोड। बताया था पहले वाले वीडियो में, बेसिक्स वाले, कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड। ओके, ये सब चीज लोडिंग वोडिंग कैसे होता है, क्या होता है, सब बताया था मैंने। तो ये एक कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड लग रहा है एट मिड सेक्शन। तो इसके कारण इस तरह का एसएफडी बन गया और ये हो गया बीएमडी। तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। ये एसएफडी बीएमडी आप जानते हो। ये कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं है जिसे बनाने के लिए तीसवार खान को आना था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। लेकिन तीसवार खान वाला जो काम है ना यहाँ जो करना है, ओके, वो ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा। आपको ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा इस तरह का स्टेटमेंट, मैंने लिखवा दिया ये स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैंने डायग्राम बनवाया हुआ है तो फिर से लिखवा देता हूँ कि फॉर कंसंट्रेटेड। आज थोड़ी मेरी वॉइस जो है थोड़ा आपको भारी भरकम लगेगा। एक्चुअली यहाँ ठंड बहुत है थोड़ी सी, हाँ, अटपटांग लगेगा, गर्मी का मौसम है, ठंड कैसे आ गया, लेकिन है यहाँ। फॉर कंसंट्रेटेड लोड, माने कि पॉइंट लोड। छोड़ना नहीं, वीडियो पूरा वीडियो देखना है, बहुत बेसिक बताऊंगा। चाहे आता हो, आप एकदम एकदम एसएफडी बीएनडी बनाने में गुरु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना है। तो फॉर कंसंट्रेटेड लोड योर और पॉइंट लोड, एसएफडी विल बी रेक्टेंगुलर। ये देखिए बकवास लिखा, जो डायग्राम है वही लिख दिया, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में मैच दी फॉलोइंग में, ओके, मैच दी फॉलोइंग वगैरह में आप देखे होंगे, लोडिंग दिया होगा, एसएफडी बना, एसएफडी क्या होगा इसका, मैच करवाइए। तो बिना कैलकुलेट किए आप डायरेक्ट एकदम तुरंत तुरंत लगा सकते हो, ये अगर याद रहे तो। कि फॉर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, छोटी सी बात है लेकिन काम बड़ी करती है। कि फॉर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड एसएफडी विल बी रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर एसएफडी होने का क्या मतलब है, ये देखो, ये जो रेक्टेंगुलर है, क्या आपको लग रहा है कि ये एक यूनिफॉर्म शेप में है? ये रेक्टेंगल क्या ये यूनिफॉर्म है? ठीक है, तो रेक्टेंगुलर एसएफडी होने का मतलब, कहने का, देखिए यहां से इस पर्टिकुलर सेक्शन से लेके यहां तक एसएफडी कांस्टेंट है, शियर फोर्स कांस्टेंट है।
और यहाँ से लेके यहाँ तक शियर फोर्स कांस्टेंट है, साइन उल्टा पुल्टा है लेकिन शियर फोर्स तो कांस्टेंट है, तो उसे हम शियर स्पान भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। शियर स्पान इज दैट स्पान इन विच स्पान द शियर फोर्स इज कांस्टेंट। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, कम से कम 20-25 बार आईएएस में कम से कम, कि व्हाट इज शियर स्पान। तो शियर स्पान इज दैट स्पान वेयर शियर फोर्स इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, कांस्टेंट होने का मतलब वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी एक कांस्टेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि वो 2 हो 3 हो 4 हो, जीरो भी हो सकता है। अगर किसी स्पान में शियर फोर्स जीरो है तो भी वो शियर स्पान है, वो पर्टिकुलर सेक्शन, वो पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द बीम इज शियर स्पान। अंडरस्टूड। तो ये चीज मुझे क्यों बताना पड़ा, क्योंकि बच्चों को लगता है या फिर विद्यार्थियों को लगता है, हमें भी लगता था कि शियर स्पान वो स्पान है जिसमें शियर फोर्स जीरो हो। ऐसा नहीं है, शियर फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, क्लियर है, लिख लीजिए, ये सब लिख लीजिए। तो रेक्टेंगुलर कहने का क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म। अभी जो बताया शियर स्पान के बारे में, वही वाला लॉजिक यहाँ से डिराइव होता है, ये शब्द से। ओके, यूनिफॉर्म माने कांस्टेंट, एक जैसा। एंड बेंडिंग मोमेंट का प्रोफाइल कैसा है, बेंडिंग मोमेंट इज ट्रायंगुलर, हमेशा बनेगा। फॉर कंसंट्रेटेड लोड ऑलवेज the shear force diagram will be rectangular or uniform and bending moment diagram will be triangular always। and triangular मतलब linear हो गया। अब लीनियर का मतलब क्या हो गया, मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ था, इससे पहले वाले वीडियो में, कर्व वाले वीडियो में, कि एक लीनियर लाइन वो लाइन होता है जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, लाइन ऑफ कांस्टेंट स्लोप। ओके, तो दिस इज द कंक्लूजन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से हम बहुत सारे कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, बहुत सारा कंक्लूजन निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा ऑब्जेक्टिव में, जिससे अब डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, ये ऑब्जेक्टिव का बनता है आईएएस का। गेट में भी कभी कभी, गेट में ये तो नहीं पूछा है, लेकिन ये सब नहीं पूछता है। मैच द फॉलोइंग कभी पूछ दे, एक नंबर में तो पूछ लेता है, लेकिन ये जरूर पूछता है, मैच द फॉलोइंग तो पूछता ही है। शियर स्पान क्या है, पता नहीं क्यों, ये नहीं पता है क्यों, क्योंकि बच्चों को लगता है कि शियर स्पान वो स्पान है जिसमें शियर फोर्स जीरो हो, ठीक है, इसी का फायदा उठाते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म एक जैसा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ये लॉजिक यहां से निकल के आई थी। चलिए, अच्छा, ये तो हो गया एक पहला फर्स्ट कंक्लूजन। ये सब चीज मैंने लिखवा दिया है, यहां प्रूव करके दिखाया, आपको दिख भी रहा है। इससे और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आती है सामने, ठीक है। और इस पॉइंट को यूज करके ना हम क्या कर सकते हैं, अभी जो पॉइंट है जस्ट ऑब्जर्व करना है। इससे इसको यूज करके हम, अगर शियर फोर्स डायग्राम दिया है तो शियर फोर्स डायग्राम से लोडिंग डायग्राम प्लॉट कर सकते हो। अभी जो पॉइंट बताऊंगा उस पॉइंट को यूज करके, तो देखो कि जहां पर पॉइंट लोड है और जहां, या फिर जहां पर कंसंट्रेटेड लोड है, वहां पर क्या शियर फोर्स डायग्राम का साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है ना। ये P/2 था और ये भी है P/2, लेकिन ये है प्लस और ये है नेगेटिव, क्या यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है। तो साइन चेंज होने के कारण, या फिर जिस सेक्शन पे साइन चेंज हो शियर फोर्स डायग्राम का, ठीक है, उस सेक्शन पर, ऐसा कहता है कि जिस सेक्शन पर शियर फोर्स डायग्राम का साइन चेंज होता है उस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट या फिर मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है कि वो मिनिमम हो, कहने का मतलब एकदम नेगेटिव में आ जाए, हो सकता है वो मैक्सिमम एकदम पॉजिटिव में आ जाए, सैगिंग हो जाए, या फिर नेगेटिव में मिनिमम आ जाए, नेगेटिव में पॉजिटिव आ जाए। क्या आता है, कैसे आता है, सब आगे जब अनसेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें नजर आएगा, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट में नहीं। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट में यहाँ पे एक चीज तो नजर आ रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम है, जिस सेक्शन पे चेंज कर रहा है साइन ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट L/2 कितना है PL/4। क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कहीं भी PL/4 से अधिक का बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रही है, या फिर रिएक्शन है बीम का कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे, नहीं। सबसे अधिक कहाँ है, एट सेक्शन L/2।
और एट सेक्शन L/2 शियर फोर्स क्या कर रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है। और एक नोट करने वाली पॉइंट ये है कि जहां पर वो साइन चेंज कर रहा है तो उस बीम पर लोडिंग डायग्राम पे वहां पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड एक्ट कर रही है। और हमारा जो कैलकुलेशन था, हमने इक्वेशन लिखना किधर से शुरू किया था, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यही इक्वेशन लिखा था ना, लेफ्ट टू राइट लिखा था। मतलब पहले एक्स एक्स सेक्शन यहाँ लिया था, फिर इधर लिया था, तो लेफ्ट टू राइट लिखना शुरू किए थे। तो लेफ्ट से जिस तरह से आप बढ़े हैं, लेफ्ट से बढ़िए, तो लेफ्ट से आगे गया, देखिए P/2 प्लस में है, फिर माइनस में आ गया P/2, तो वहां पे साइन चेंज कर रहा है। कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे कोई एक कंसंट्रेटेड लोड भी होगा। ऑब्जर्व करिए सिर्फ, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है, और उस कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, P/2 प्लस P/2। लेकिन आपको अब कंफ्यूजन आ जाएगी, आप क्या कर दोगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन जब आपको बनाना होगा आप कर दोगे P/2 माइनस P/2, जीरो हो जाएगा। आपको लगेगा कि वहां पे कंसंट्रेटेड लोड कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ इसका जो मैग्नीट्यूड है उसे ऐड कर देना है जहां पर चेंज कर रहा है। ये तो पूरा मैग्नीट्यूड बता रहा है ना कि इतना मैग्नीट्यूड, इतना का लोड इधर एक्ट कर रहा है ऊपर। समझ में आया? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को यूज करके हम लोडिंग डायग्राम उल्टा रिवर्स में बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से भी सॉल्व करेंगे। आईएएस में बहुत बार पूछा है, शियर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है और उससे पूछा गया है कि लोडिंग डायग्राम बना के बताइए, या फिर बीएमडी दे दिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और वहां से लोडिंग डायग्राम बनाने पूछा है। ओके। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा हम अभी जो काम कर रहे हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर पर कर रहे हैं। ओके, डिटरमिनेट बीम्स का, डिटरमिनेट मेंबर्स का, फ्रेम का भी बनाएंगे, आर्च का बनाएंगे, लेकिन डिटरमिनेट कंडीशन में। ओके, डिटरमिनेट माने कि एक्सटर्नल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके पता चल जाए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो किसी एक तरह का कंडीशन दिया होगा, जैसे कि इंटरनल हिंज, बहुत सारा वेरिएशन होता है, हर एक को देखेंगे, हर एक को सॉल्व करेंगे। तो ये जो पॉइंट बताया अभी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया लग गया होगा। तो जितना भी बताया इसे आप अपने लैंग्वेज में लिख लो, मैं भी लिखवा देता हूं, लिख लीजिए। ऐसे लिखवाया हुआ है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इफ, ये पॉइंट को और गंदे तरीके से यूज करूंगा मैं सेकंड वाले केस में, इसलिए इफ शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन, ठीक है, या फिर प्लस से माइनस हो रहा है या फिर माइनस से प्लस हो रहा है। और एक चीज ध्यान रखो कि जब भी आप एसएफडी बीएमडी प्लॉट कर रहे हो तो इक्वेशन जो लिखना शुरू करेंगे, आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखिए या फिर राइट टू लेफ्ट लिखिए, दोनों का, शियर फोर्स के लिए भी बेंडिंग मोमेंट के लिए भी। तो मैं प्रीफर करूंगा लेफ्ट टू राइट। ओके, मैं प्रीफर करूंगा लेफ्ट टू राइट। आप राइट टू लेफ्ट भी लिखो, एक ही है, कुछ नहीं, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसी तरह का डायग्राम बनेगा। ओके, ये जो लॉजिक है, ये काम करने का तरीका, ये आपको मदद करेगा जब आप एसएफडी दिया होगा उससे लोडिंग डायग्राम प्लॉट करना है। तो एक चीज का आदत लगा लो कि लेफ्ट टू राइट लिखना है तो लेफ्ट टू राइट हमेशा हर एक केस में लिखेंगे, चाहे कुछ भी लिखना हो, कुछ भी कैलकुलेट करना हो, हमेशा इक्वेशन लिखना है लेफ्ट टू राइट। आदत लगा लीजिए, आसान होगी, ठीक है, हर एक जगह मदद करेगा। तो इफ, तो मैं जो बना रहा हूं, हम जो आपको सिखा रहे हैं, इसमें मैं हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखने का कोशिश करूंगा। ओके, तो इफ शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन देन एट ए पॉइंट, एट ए सेक्शन और एट ए पॉइंट, ऐसे लिखिए, साइन एट ए सेक्शन और एट ए पॉइंट। तो क्या बताया मैंने, हमने क्या बताया कि बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट बीएम लिखा, विल बी मैक्सिमम और या फिर मिनिमम एट द पॉइंट, ठीक है, समझ में आया? तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखो, ये जो क्वेश्चन हमने बनाया था, ये तो हमने एक सर्टेन लोड बता दिया था कि मिड स्पान पे है। इसी का एक जनरल कंडीशन अगर मैं बनाऊं,
ठीक है, एक जनरलाइज्ड केस। तब क्या होगा, देखिए एक स्टैंडर्ड केस बना देते हैं जो आप याद रख लोगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम कहने का मतलब मैंने समझाया था कि एक फ्रिक्शन वाला वो तो ओरिजिनल जैसे प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट वाले वीडियो देखिए, हम जो फर्स्ट वीडियो बताएं उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन बताएं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, उसके बारे में बताया। लेकिन हम हमारा जो थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता था ये ऐसा होता था, एक हिंज देता था और एक रोलर। और हिंज क्या है, रोलर क्या है, मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, आपको फिजिकली भी बताया हुआ है। आप कहाँ पर हिंज देखोगे, कहाँ पर रोलर मिलेगा आपको। हिंज खिड़की या केवाड़ी का जो खिड़की या फाटक का जो जॉइंट होता है वो होता है हिंज। रोलर, रोलर देख लो, कंप्यूटर का जो डेस्क है, कंप्यूटर टेबल देखे हो, कीबोर्ड निकालते हो, एक चक्के के ऊपर आता है कीबोर्ड वाला, ठीक है, जिसके ऊपर कीबोर्ड रखा जाता है, तो वही तो है रोलर। ओके, तो वहां पे डबल रोलर है, तो ऊपर वाला एक रोलर हटा दो तो नीचे एक ही रोलर रहेगा, तो क्या वो रोलर सपोर्ट हो गया, समझ में आया? तो वो था रोलर। तो देखिए ये है एक सिंपली सपोर्टेड बीम थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले केस में मैंने लिया था कि मिड सेक्शन पे एक पॉइंट लोड और एक कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रही है। अगर मैं कहूँ कि ये एंड ए है और ये एंड बी है, ठीक है, और एंड ए से एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट एक पॉइंट लोड एक्ट कर रही है पी, और यहां से ये बी, माने कि ये ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ए बी के बराबर नहीं है। तो इस केस में जो एस एफ डी वी एम टी बनेगा वो तो सेम बनेगा, पॉइंट लोड है। तो आपको तो अब कंक्लूजन पता है ना, क्या पता है कंक्लूजन? conclusion, you know the conclusion that the SFD will be rectangular and the bending moment diagram will be triangular। तो फर्स्ट प्लॉट दी SFD, तो SFD प्लॉट किया तो रेक्टेंगुलर बना, यहाँ पहले यहाँ तक, फिर यहाँ जो शियर फोर्स है, यहाँ कंसंट्रेटेड लोड है तो उतना रिडक्शन होगा, फिर यहाँ तक कांस्टेंट होगी, क्यों, यहाँ कोई लोड नहीं है। तो ये होगा SFD, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ये होगा शियर फोर्स डायग्राम। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में भी आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस सेक्शन पे साइन चेंज कर रहा है, तो इस केस में ऑब्वियसली पिछले केस से कंपेयर करोगे एक ट्रायंगुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता हुआ आपको नजर आएगा। अब मुझे ये बता दो कि ये जो रिएक्शन है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे ध्यान में रखिए। कभी कभी यही सब है शॉर्टकट, जो आप भागते हो ना जिसके पीछे कि सर शॉर्टकट बताइए, गेट में गेट कितना टेक्निकल है, शॉर्टकट बताइए, तो यही सब है शॉर्टकट, याद रखना है शॉर्टकट। ओके, तो ये शॉर्टकट, यहाँ पे जो रिएक्शन का वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, कितना कितना लिखूंगा मैं, पी बी ओवर स्पान माने कि ए प्लस बी, और यहाँ पी ए ओवर ए प्लस बी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछ लेता है डायरेक्ट, पी ए बी ओवर ए प्लस बी। इसी तरह का सेम रिजल्ट को हम यूज करेंगे जब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे स्ट्रक्चर में, वहां पर भी यूज होता है। ओके, ये हो गया। नहीं तो आप कैलकुलेट कर लो ना, आप एस एफ डी बी एम डी बना लो इसका, तो यही रिजल्ट आएगा। तो मैंने रिजल्ट डायरेक्ट लिखवा दिया, ये एक जनरलाइज रिजल्ट हो गया। चलिए, अब बीम में किसी भी सेक्शन पे अगर कंसंट्रेटेड लोड बैठा दिया है तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए उसे कैलकुलेट करने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे वो पॉइंट लोड वाला कंसंट्रेटेड कंडीशन। नाउ सेकेंड कंडीशन, ए सिंपली सपोर्टेड बीम, ए डिटर्मिनेट बीम is acted by यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है, आपको समझ में आता है भली भांति, क्योंकि मैंने इस पर लगभग 10 से 15 मिनट का डिस्कशन किया हुआ है वीडियो नंबर फर्स्ट ऑफ और बेसिक वीडियो ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और सोम। ओके, उस वीडियो में मैंने इन सब चीज़ों को समझाया है कि लोड किस तरह के होते हैं, सपोर्ट क्या क्या होते हैं। तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर अच्छे से क्लियर होगा।
फिर यहाँ पर आइएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक में बता रहा हूँ अभी फिलहाल। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है यूडीएल, जिसे हम कहते हैं यूडीएल, और यूडीएल को लिखते कैसे हैं कि ये डब्ल्यू लोड पर मीटर लेंथ, तो इसे हम लाइन लोड भी कह देते हैं कभी कभी। ध्यान रहे, क्या बोल दिया, लाइन लोड। लाइन लोड जो शब्द है ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा इंजीनियरिंग है, थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ड है। ओके, लाइन लोड, इस वर्ड को बहुत जगह यूज किया जाता है, स्टोम में भी, सॉइल में भी। सॉइल में भी देखिए आप, जब स्ट्रेसेस ऑन द ग्राउंड और एट एनी पॉइंट बिलो द ग्राउंड सरफेस निकालना होता है, तो लाइन लोड कंडीशन एक दिया हुआ था, मैंने बताया हुआ है सॉइल मैकेनिक्स का वीडियो में। ओके, तो लाइन लोड एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड है। फिर सॉइल में जब फाउंडेशन पढ़ेंगे, अभी तो बनाया नहीं हो, बना लेंगे कुछ देर में, कुछ दिन में ये चैप्टर खत्म करेंगे, फिर फाउंडेशन कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे इसमें। तो वहां पर भी लाइन लोड दिया हुआ रहता है, जिसे स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं। स्ट्रिप फुटिंग के कारण लाइन लोड आती है। स्ट्रिप फुटिंग कहने का मतलब एक दीवार कहीं बना दिया, तो दीवार के नीचे जो फुटिंग है, एक वाल, दीवार माने वाल, तो थोड़ा हम रीजनल लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो सुन रहे हैं, आपको सभी को हिंदी पता है और इन सब शब्दों से आप वाकिफ हैं, इसलिए हम कह देते हैं। तो देखिए, वाल जो है, वाल के नीचे जो फाउंडेशन दिया हुआ होता है, वो उसे हम कहते हैं स्ट्रिप फुटिंग। तो स्ट्रिप फुटिंग के कारण एक लाइन लोड आती है, ठीक है, तो उसके कारण भी वहां पे तर्जागी इक्वेशन लगाना पड़ता है, लेकिन वहां पे लाइन लोड कंडीशन हो गया। तो लाइन लोड एक टेक्निकल वर्ड है। तो लाइन लोड कहने का मतलब ये W पर मीटर, यूनिट लोड, समझ में आया? यूनिट लोड नहीं, सॉरी, लाइन लोड। यूनिट लोड होता तो W बराबर 1 मीटर, 1 किलोमीटर या कुछ होता और, ठीक है, यूनिट लोड नहीं, लाइन लोड। दिस इज लाइन लोड per meter length. Okay, so this is the case now. This is the case now. You have asked that draw SFD and bending moment diagram. I know these are the very simple questions, but you must know these questions at basic level, because these are the standard result. Okay, so draw SFD and bending BMD of this particular beam. What is beam? बार बार पूछ रहा हूं, इंटरव्यू में पूछता है। बीम इज दैट मेंबर विच बियर्स ट्रांसवर्स लोडिंग। ओके, ट्रांसवर्स लोडिंग जिस पर आए उस मेंबर को कहते हैं बीम। एक्सियल लोडिंग जिस पर आए उसे हम कहते हैं कॉलम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, मैं ये बता रहा हूं। आईएएस में जो क्वेश्चन रिप्रेजेंट करोगे, सबसे पहले आपको निकालना है क्या ये डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। तो निकालो, चेक करो। कैसे करोगे? हिंज है तो यहाँ पर दो रिएक्शन मैंने बताया था। ये मान लो जॉइंट सपोर्ट ए है एंड दिस इज सपोर्ट बी, so the vertical reaction will be RA, and at support B the vertical reaction is RB and the horizontal reaction is HA. So number of external reactions or number of external unknown reaction are 3 unknowns. How many? 3. Available equilibrium equation. Available equilibrium equations. How many? 3. Okay, so concept of linear equations: one equation, one unknown, one equation, one unknown, one equation, one unknown. So 3 equation, 3 unknown can be calculated just by applying the static equilibrium condition. Okay, तो ये चीज बहुत बहुत ध्यान में रखिए। इस पर बहुत बच्चों ने इस चीज को समझ नहीं पाए कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। इसलिए तो मैंने बताया कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड एसएफडी, और बेंडिंग मोमेंट और एसएफडी हम उसी स्ट्रक्चर का बनाएंगे जो इक्विलिब्रियम में हो। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, या कहने का इक्विलिब्रियम में नहीं है कहने का मतलब है रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट अगर है उसमें। मुझे पता है कि सभी के मन में इस चीज को लेके कुछ ना कुछ डाउट होंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है, हम इसे भी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसी स्टेबिलिटी के बारे में मैंने थोड़ा मोड़ा बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, नहीं बताया
तो मैं नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा वहां पर कुछ कुछ बता दूंगा। ऐसे एक चैप्टर है स्ट्रक्चर में, ठीक है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज स्टेबिलिटी एनालिसिस। वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डीके निकालेंगे, डीएस निकालेंगे, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, सब निकालना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चरल मेंबर्स का निकालेंगे वहां पर। तो वहां पर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब अगर क्लियर नहीं भी हो रहा है ना तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मैं जितना बता रहा हूं इससे सोम का जितना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। स्ट्रक्चर का क्वेश्चन तो वो तो स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब सॉल्व होगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप गेट और आईएएस के बुकलेट से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर है, तो सोम में जो एसएफडी बीएमडी वाला क्वेश्चन है ना उसमें भी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन डाला हुआ है कहीं कहीं। जैसे कि आज किसी ने पूछा था कैरी ओवर मोमेंट, ठीक है, कैरी ओवर मोमेंट पर बेस्ड एसएफडी और बीएमडी में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाले चैप्टर में क्वेश्चन बैठा दिया था। कैरी ओवर मोमेंट आता है जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बताइए, अगर आपको पता नहीं है तो सॉल्व कैसे करेंगे? ओके, अगर वो नहीं लगाएं, दूसरा कोई कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाएं, तो वो भी तो हमने अभी फिलहाल तो नहीं बताया ना, बताएंगे जब डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वहां पे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करेंगे, इनडिटर्मिनेट मेंबर को सॉल्व करेंगे। बहुत सारा मेथड है, डबल इंटीग्रेशन मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ओके, मोहर्स मेथड, बहुत सारे मेथड है। इन सभी को यूज करेंगे, सभी को बताऊंगा। कास्टिग्लियानो थ्योरम, मैक्सवेल थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम है, हर एक थ्योरम पढ़ेंगे जब डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी 5-6 चैप्टर दूर हैं हम डिफ्लेक्शन से, तो अभी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पर ही फोकस करिए और जितना बता रहा हूँ बेसिक को अपना मजबूत बनाइए। ये सब बेसिक है, धीरे धीरे पढ़िए, बता देंगे सब। आप अगर खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो पढ़िए, कोई बात नहीं। तो देखिए अननोन्स 3 है, अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है, तो क्या निकल जाएगा? निकल गया। तो क्या ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है? डिटर्मिनेट है। क्या हम बेंडिंग मोमेंट एंड एसएफडी बनाने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं? आराम से। तो अब निकालेंगे क्या? सपोर्ट रिएक्शन। आईएएस में ऐसे लिखना है, यहां पर एक कमेंट कर दीजिएगा फर्स्ट पॉइंट लिखने के बाद, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखना है, पूरा लाइन लिखना और यहाँ पे कमेंट कर देना दिस स्ट्रक्चर इज ए स्टेबल स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। हेंस वी कैन प्रोसीड टू कैलकुलेट द एसएफडी एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। इस तरह से कमेंट कर दीजिएगा। फिर सेकेंड पॉइंट, सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सपोर्ट रिएक्शन? अभी तो बताया इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ये कॉन्सेप्ट आया न्यूटन, ठीक है। न्यूटन साहब ने, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ वहां से उठ के आया है। तो देखो पहला इक्वेशन, समेशन ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी 0। दिस मीन्स HA, ओके, माइनस एफ एक्स मस्ट बी 0 और एफ मस्ट बी HA, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए, ये तो एफ एक्स निकालना है आपको, तो HA तो एक ही है, एफ कहाँ से आया? अननोन हो जाता है, HA बराबर 0, ओके। उस तरह से भी लिखते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर पूछेंगे वो एफ फोर्स क्या है। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। तो इससे हमको पता चल गया एक अननोन कि हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सपोर्ट ए इज 0। नाउ ये सब ऑब्जर्व करने वाली बात है, ठीक है, ऑब्जर्व करते रहना हर एक चीज को। नाउ अप्लाइंग द सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स 0। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स 0 का क्या मतलब है कि रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन आर ए प्लस वर्टिकल रिएक्शन आर बी मस्ट इक्वल, और ऐसे लिखिए आर ए प्लस आर बी अपवार्ड, ये अपवार्ड है, ठीक है, माइनस डब्ल्यू, ठीक है, पर मीटर एक्ट कर रहा है ना, ये जो लोडिंग है यहाँ पर मीटर है ना, डब्ल्यू पर मीटर, तो पूरे बीम पर कितना लोड एक्ट कर रहा है? डब्ल्यू इंटू एल, तो लिखिए माइनस डब्ल्यू टाइम्स एल, ये हो गया लोड पूरे मेंबर पर, वर्टिकली डाउनवर्ड लोड इतना का एक्ट कर रहा है, ये कंसंट्रेटेड होगा एट L/2,
और एट सी जी ऑफ लोडिंग डायग्राम इक्वल्स 0. This is equation number 2. Okay. Now the third equation, summation of mz. ये mz हम क्यों लिख रहे हैं बार बार? मैंने बताया था बेंडिंग एक्सिस, अगर कोई एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इस तरह से देखिए, कोई एक रेक्टेंगुलर मेंबर था, रेक्टेंगुलर बीम है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो देखो जेड एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस मैंने बताया हुआ था ना, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, ये वाई और ये जेड जेड, ये जेड जेड, ये वाई वाई और ये एक्स, इसे कहा था लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये वाई वाई और जेड जेड होता था ट्रांसवर्स एक्सिस. तो एम जेड हम इसलिए कर रहे हैं ना कि देखिए लोडिंग तो वर्टिकल है ना, लोडिंग वर्टिकल है, तो वर्टिकल लोडिंग के कारण मोमेंट जो आएगा, ओके सॉरी, मोमेंट जो आएगा वो अबाउट जेड एक्सिस आएगा, इस तरह से एम जेड. ओके, इस कारण से मैं ये कर रहा हूं. अगर लोडिंग इस तरह से होती तो क्या आपको लग रहा है रोटेशन जो बेंडिंग मोमेंट था अबाउट वाई वाई आती? तो ऐसा तो नहीं है, दिया हुआ है वर्टिकल, तो इसलिए mz लिखा. समेशन mz इक्वल 0 करना है, तो समेशन mz इक्वल 0 करना है, तो बीम में देखिए, बीम में मेरा कौन सा सपोर्ट है जिसके अबाउट मैं समेशन mz 0 कर सकता हूं? दोनों ही सपोर्ट उसी तरह का है, क्योंकि अबाउट हिंज भी नेट मोमेंट 0 होता है, अबाउट बी भी नेट मोमेंट 0, रोटेशन फ्री होता है. ठीक है, दोनों सपोर्ट एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि रोटेशन फ्री है, दोनों सपोर्ट पे रोटेशन फ्री है. अब रोटेशन फ्री है तो हम लिख सकते हैं आइदर समेशन एम जेड एट ए इक्वल 0 और एम जेड एट बी इक्वल 0. तो लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि मैं हमेशा प्रीफर करूंगा लिखना लेफ्ट टू राइट, मुझे अच्छा लगता है, मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, तो आप भी बनाओ या फिर आप अपने हिसाब से बदल सकते हो. लेफ्ट टू राइट लिखूंगा मैं. और जब मैं रिएक्शन निकालूं, ये बेसिक मैंने बताया हुआ था कि हमेशा ये देखना है कि क्लॉकवाइज हो जाए बराबर एंटी क्लॉकवाइज के, क्लॉक बराबर एंटी रिएक्शन निकालने समय. ठीक है, अब देखिए, तो मैं अगर लिखूं समेशन एम जेड अबाउट सपोर्ट बी इक्वल 0, जो कि है रोलर सपोर्ट, कमेंट में ऐसे लिखिएगा. ठीक है, आईएएस में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कमेंट ऐसे लिख देना, नहीं तो उस एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि इस सपोर्ट बी पर आपने मोमेंट बराबर 0 क्यों कर दिया. अगर आपने रोलर सपोर्ट लिखा वहां पर तो उसे समझ में आ जाएगा, अच्छा वो रोलर सपोर्ट था इसलिए आपने ऐसा लिखा था. ठीक है, और वो मार्क आराम से देगा. ठीक है, चलिए आगे चलिए. तो देखिए, ये अगर मैं लिखूं तो मैं क्या करूंगा, अब देखो ये यहाँ पे छोटा सा बीम बना रहा हूं, तो यहाँ पे है रिएक्शन आर ए, और ये दिस इज द लेंथ ऑफ द मेंबर एल. ओके, यहाँ है रिएक्शन आर बी, और यहाँ है यूडीएल. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसका मैग्नीट्यूड है डब्ल्यू पर मीटर लेंथ. सो व्हाट आई कैन राइट, आई एम गोइंग टू राइट द moment equilibrium about support B. So RA, ओके, इंटू एल. आर ए इंटू एल का इफेक्ट कैसा है, क्लॉकवाइज, आर ए इंटू एल, इस तरह से. कहने का मतलब है आर ए इंटू एल क्या करेगा, ये अगर जो सपोर्ट बी है और यहाँ आर ए लग रहा है, ये एल है, तो आर ए क्या करेगा, आर ए आपका मेंबर को इस तरह से ऊपर उठाने का कोशिश करेगा, इस तरह से घुमाएगा, क्लॉकवाइज है ना, रोटेट कर रहा है ना क्लॉकवाइज, इस तरह से घुमाने का कोशिश करेगा, इसलिए मैंने लिखा आर ए इंटू एल. ये हो गया क्लॉकवाइज. तो मान लो मैंने क्लॉक को लिया पॉजिटिव, एंटी क्लॉक को लिया नेगेटिव. ठीक है, आपका मर्जी, आप कोई भी साइन कन्वेंशन चूज कर सकते हो. ठीक है, मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं, क्लॉक ले लो पॉजिटिव, एंटी क्लॉक ले लो नेगेटिव. तो क्लॉक ले लिया पॉजिटिव तो प्लस आर ए इंटू एल, माइनस, बहुत बेसिक है. ठीक है, इन्हीं सब चीजों में कंफ्यूजन आ जाती है, तो इन सब चीजों को ध्यान से देखिए. माइनस, अच्छा चलिए मैं माइनस क्यों लिखूं, अभी माइनस नहीं लिखता हूं, इस तरह से देखिए प्लस करता हूं, प्लस.
अब क्या करूंगा, लोडिंग का इफेक्ट लूंगा ना। अब इसका लूंगा, ये कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, क्या आपको लग रहा है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है? बिल्कुल वही है, ठीक है। अब देखो ये W पर मीटर का लोड L लेंथ पे लग रहा है, ठीक है। तो किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लोड तो कंसंट्रेटेड होगी, तो वो पॉइंट होती है CG। सबसे पहले इसे पॉइंट लोड के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट लोड कितना हो गया इसका, W इंटू एल, और ये लगेगा एट CG ऑफ द लोडिंग डायग्राम। हमेशा ध्यान में रखना है, CG ऑफ द मेंबर नहीं, CG ऑफ द लोडिंग डायग्राम। ओके, कहने का मतलब ये है कि मान लो इस तरह का मेंबर था, इतने में ही यूडीएल लग रहा था, तो कंसंट्रेटेड लोड, और ये है L डैश मान लीजिए, और ये मेंबर का लेंथ था L। तो कंसंट्रेटेड लोड, अगर इस यूडीएल को कंसंट्रेटेड लोड के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ W इंटू एल, समझ में आया, ये W इंटू एल, और सॉरी W इंटू एल डैश, और ये जो पॉइंट, ये जो लोड लग रहा है ये कहाँ लग रहा है, एट L डैश बाई 2, ठीक है, L डैश बाई 2, समझ में आया, नॉट L बाई 2, इट इज L डैश बाई 2। इसलिए CG ऑफ द लोडिंग वहां पे लगेगा आपका ये कंसंट्रेटेड लोड। तो अब हमको मोमेंट लिखना है, तो मोमेंट कैसे लिखेंगे, WL टाइम्स ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है यहां पर L बाई 2, ओके। और इसका इफेक्ट कैसा होगा एकदम पता है, मान लो यहाँ ये पॉइंट बी पर आप लिख रहे हो, यहाँ पे WL अब लग गया एट L बाई 2। क्या इसका इफेक्ट इस तरह से है, एंटी क्लॉक है, माने कि ये बीम को कैसा रोटेट करेगा, ये इस तरह से घुमाएगा ऐसे, क्या ये एंटी क्लॉक घुमा रहा है, उल्टा घुमा रहा है। अब इस इक्वेशन को कंप्लीट लिखिए, तो RA प्लस RA इंटू एल प्लस W L इंटू एल बाई 2, ठीक है। अब ये चूंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था इसलिए मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया, ओके, बराबर, और एक चीज लिख लीजिए, और एक लिख लीजिए, प्लस RA RB इंटू 0, ओके, RB का इफेक्ट बराबर 0। तो क्या हो गया, RAL माइनस WL स्क्वायर बाई 2 बराबर 0, RAL बराबर WL स्क्वायर बाई 2। इस कारण से RA सपोर्ट रिएक्शन एट A कितना होगा, WL बाई 2, मिल गया, सपोर्ट रिएक्शन एट A मिल गया। तो ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 3 से। अब यूज करेंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारा था रिएक्शन A प्लस रिएक्शन एट B बराबर होना चाहिए WL। तो यहां से एकदम पता चल गया कि रिएक्शन एट B भी होगा WL बाई 2। तो आपका जो मेंबर बना वो बना ऐसा कि यूडीएल लोडिंग दिया हुआ था, और ये जो रिएक्शन मिल गया ये WL बाई 2 मिल गया, और ये भी मिल गया WL बाई 2, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन आपने निकाल लिया। अब बनाना है क्या, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है पहले, उसके बाद बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम, तो लिखिए फॉर शियर फोर्स डायग्राम। फॉर शियर फोर्स डायग्राम क्या करना है, वो बीम को बनाना है, यहाँ पर रिएक्शन है RA और यहाँ है रिएक्शन RB, और ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिंग ऑन दिस सेक्शन। अब मैंने आपको बोला है कि शियर फोर्स कोई भी मैं अगर फैशन चूज कर रहा हूँ तो मैं चूज कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट लिखने का तरीका, तो मैं लेफ्ट से राइट लिखूंगा। तो मैंने लिया एक सेक्शन एक्स, मुझे निकालना ये है स्पान AB,
तो मैं लिखूंगा कि व्हाट विल बी द शियर फोर्स एट एस एक्स सेक्शन, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे शियर फोर्स की मान क्या होगी, और ये सेक्शन है एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। ओके, प्रोसीडिंग लेफ्ट टू राइट, ओरिजिन पॉइंट है ए पॉइंट और लेफ्ट टू राइट में जा रहा हूं, और मैं लिखूंगा शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स। अब शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सेक्शन, इस सेक्शन के देखिए, इस सेक्शन के लेफ्ट में अपवार्ड फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, आर ए, तो शियर फोर्स सेक्शन के लेफ्ट में अपवार्ड, तो कैसा, पॉजिटिव, हाँ, तो प्लस आर ए। सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड कितना, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स का लोडिंग डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये हो गया शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ। Then what we got value of S at section X as plus RA minus W times X, so which equals WL by 2 minus WX. so अब सपोर्ट A पर शियर फोर्स कैलकुलेट करिए, S at A, X बराबर कितना, 0, कितना होगा, एस ए बराबर WL by 2 माइनस डब्ल्यू इंटू 0 बराबर प्लस WL by 2। ओके, ये मिल गया। अब कैलकुलेट करना है S एट B, सपोर्ट B पर, तो कितना होगा, सपोर्ट B पर कैलकुलेट करेंगे तो X का मान कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, तो SB कितना होगा, WL by 2 माइनस W इंटू L, तो ये क्या नजर आ रहा है, क्या हो गया, माइनस WL by 2, तो SB का वैल्यू हो गया माइनस WL by 2। और एक चीज नोट करिए, नोट करना है ये कि एस एक्स का जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखिए, क्या ये इक्वेशन आपको लग रहा है इट इज ए इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइन और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ओके, इट इज ए इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइन, लीनियर, दिस इज लीनियर इक्वेशन। नाउ या फिर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब एसबी का वैल्यू इतना, सो यहां पे लिखिए एस ए का वैल्यू कितना आया, प्लस WL by 2, और एस बी का वैल्यू कितना आया, माइनस WL by 2। अच्छा, तो ये चीज तो मुझे इस दोनों वैल्यू को देख के पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं साइन चेंज हुआ है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, है कहीं ना कहीं शियर फोर्स 0 हुई होगी, क्योंकि पहले प्लस थी, प्लस से फिर 0 हुई, फिर वहां से माइनस गई होगी ना, तो कहीं ना कहीं शियर फोर्स का वैल्यू 0 हुआ होगा। तो कहां शियर फोर्स का वैल्यू 0 हुआ है वो निकालना है, वो पर्टिकुलर सेक्शन का वैल्यू पता लगाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो शियर फोर्स एस एक्स कितना था हमारा, प्लस WL by 2 माइनस WX, तो हमको लगाना पता ये लगाना है कि मेरा शियर फोर्स कहां पर 0 हुआ, वो कौन सा सेक्शन है जहां पर मेरा शियर फोर्स 0 हुआ, जिसके बाद मेरा जो शियर फोर्स पॉजिटिव था अब हो गया नेगेटिव। पता लगाने के लिए आप 0 कर दोगे इसे, तो वो आप इक्वेट करो WL by 2 माइनस WX बराबर 0 होना चाहिए, तो यहाँ से बिल्कुल पता चल रहा है कि WX बराबर होना चाहिए WL by 2, तो W खत्म, तो बचा क्या, X बराबर L by 2, सॉरी L by 2। तो मुझे ये पता चल गया कि X बराबर L by 2 एक सेक्शन है, और X कहाँ से मैंने लिया है, X आई हैव टेकन फ्रॉम सपोर्ट A, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट। अब जब L by 2 प्रोसीड करोगे, जब X की मान L by 2 हो जाएगी, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हमको पता लग गया। अब इस रिजल्ट को हम यूज करके पता लगाएंगे, डायग्राम बनाएंगे SFD। तो रिजल्ट लिख लीजिए कि S at A हो गया हमारा प्लस WL by 2, S at B हो गया माइनस WL by 2, एंड S 0
एट सेक्शन L/2 एंड लीनियर प्रोफाइल। इतना रिजल्ट हमने इस डायग्राम, इस एनालिसिस से कैलकुलेट किया। ये कंक्लूजन, इतना सारे कंक्लूजन हमने निकाला। लीनियर प्रोफाइल, इस डायग्राम को जो बनाएंगे, इस डायग्राम को, ये होगा लीनियर। अब देखो, अब हमको निकालना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करना है। फॉर बीएमडी, तो फॉर बीएमडी मेंबर बनाइए। ये है RA, यूडीएल लोडिंग, और यहाँ सपोर्ट रिएक्शन RB। सिमिलरली टेक ए सेक्शन XX एट ए डिस्टेंस ऑफ X फ्रॉम RA और सपोर्ट A प्रोसीडिंग लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब मैं बेंडिंग मोमेंट लिखूंगा। mx का वैल्यू कितना होगा? बेंडिंग मोमेंट इज ए रिएक्शन, ठीक है, मोमेंट लगा रहे हो आप, एक्शन, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो रिएक्शन है प्रोवाइडेड बाय बीम और प्रोवाइडेड बाय मेंबर रेजिस्टेंस, वो है बेंडिंग मोमेंट। तो हम वो निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट। तो mx का वैल्यू अगर मैं लिखूं एट सेक्शन XX, तो मैं क्या लिखूंगा? सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को यूज करना है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करना मैंने सिखाया अभी इससे पहले, वो बना के देखिए कि क्या क्या। ये जो सेक्शन XX है ये ले लो, ठीक है। अब देखिए RA के कारण इस सेक्शन पर किस तरह का इफेक्ट है? क्लॉकवाइज। और RA इस सेक्शन को कैसे बेंड करेगा? इसे मान लीजिए फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड मान लीजिए, तो RA क्या इस तरह से बेंड कर रहा है? RA के कारण XX को फिक्स कर लो, ठीक है। तो RA के कारण देखो इस तरह से बेंड हो रहा है। इस तरह से बेंड होगा, कहने का मतलब है क्या? अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन होती तो क्या टॉप फाइबर इन कंप्रेशन और बॉटम इन टेंशन है? तो इसका मतलब क्या हुआ? सैगिंग मोमेंट। तो सैगिंग इज प्लस मोमेंट, तो mx बराबर प्लस RA इंटू एक्स। उसी तरह से इसका इफेक्ट देखिए, इसका इफेक्ट क्या होगा? हॉगिंग इफेक्ट होगा, XX सेक्शन, और यहां से कंसंट्रेटेड हो गया एट ये WX लोडिंग एट x/2। अब इसके कारण किस तरह से? इस तरह से। तो अगर मेरा ये जो रेफरेंस प्लेन है, रेफरेंस प्लेन का मतलब मैंने समझाया हुआ था ना आपको, ये देखिए रेफरेंस, ये सब मैंने पहले शुरुआती वीडियो में बनाया था, तो शायद बहुत दिन हो गए तो आप भूल गए होंगे, होता है, भूल जाते हैं लोग। देखिए ये मान लो एक बीम है, ओके, सिंपली सपोर्टेड, और रेक्टेंगुलर सेक्शन है। कहने का रेक्टेंगुलर सेक्शन कहने का मतलब है इस तरह का मेंबर है, ये इस तरह का मेंबर है, ये ऐसा दिख रहा है। और सपोर्ट को भी तो अच्छा से बना लीजिए, जब इतना अच्छा बना लिया, सपोर्ट होगा यहाँ रोलर, ओके, ये होगा हिंज, ठीक है, ये होगा उसका सेंट्रोइडल एक्सिस, ये होगा ट्रांसवर्स, और वाई वाई होगा ट्रांसवर्स। तो लोडिंग लग रहा है ऐसा यूडीएल एकदम सीजी पर, ठीक है, इस लाइन पर। आइडियल कंडीशन हम ये लेते हैं थ्योरेटिकली सॉल्व करते वक्त, यहां लग रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा इस पर? जो हमने एक्स सेक्शन कंसिडर किया था, इसके कारण से ये इस तरह से आ रही है। तो रेफरेंस फ्रेम, वो रेफरेंस प्लेन और रेफरेंस प्लेन, ठीक है, और रेफरेंस फेस, सॉरी ऐसे लिखिए, रेफरेंस फेस लिखिए, ज्यादा समझ में आएगा। रेफरेंस फेस इज दैट फेस, अमूमन वो फेस को रेफरेंस फेस कहते हैं ऑन विच फेस लोड इज एक्टिंग। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपका मर्जी, आप ले लो इसे रेफरेंस फेस, उसके हिसाब से आपका नेचर चेंज हो जाएगा इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन जनरली हम प्रेफर करते हैं, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो, कि रेफरेंस फेस इज दैट फेस ऑन विच फेस लोड इज एक्टिंग। तो लोड किस फेस पे एक्ट कर रहा है? इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे लोड एक्ट कर रहा है। तो देखिए, तो RA के कारण इस तरह से अगर बेंड हुआ होगा, तो क्या ये जो टॉप फेस होगा ये कंप्रेशन में होगा? तो कंप्रेशन में टॉप फाइबर कंप्रेशन, बॉटम फाइबर टेंशन, तो हम उसे सैगिंग कहते थे। अब
W के कारण यूडीएल का इफेक्ट एक्स एक्स सेक्शन पे इस तरह का था, तो क्या यहाँ पर टॉप फेस और रेफरेंस फेस किस में आ गया, टेंशन में आ गया, तो हॉगिंग हो गया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो प्लस आर एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स, ठीक है, कंसंट्रेटेड एट एक्स बाई 2 हो गया, लिख लिया इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन फॉर एम एक्स। अब हमको क्या निकालना है, एम एट ए, एम एट बी, तो एम एट ए निकालना है, कहने का मतलब है एक्स बराबर 0 पुट कर दियो, तो कितना निकलेगा, एम ए बराबर 0, ये 0 ये 0। अब निकालो एम एट बी, एम एट बी निकालोगे तो एक्स बराबर कितना पुट कर दोगे, एल पुट कर दोगे, तो एक्स बराबर एल पुट कर दिया, एम एट बी निकाला तो कितना निकलेगा, एम एट बी बराबर आर ए का वैल्यू था डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एल, ठीक है, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 जो था एक्स यहां पर, सॉरी, तो यहां पर भी एल पुट हो जाएगा, अब एल पुट कर दोगे, एल स्क्वायर बाई 2, तो क्या ये दोनों सेम है और ये कैंसिल आउट हो गए और 0 हो गए। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है जो हमारा सपोर्ट कंडीशन उसका नेचर को भी, ओके, जो थ्योरेटिकली हम सपोर्ट कंडीशन हमने समझा हुआ था कि सिंपली सपोर्टेड पे नेट मोमेंट 0 होगा और फिक्स्ड एंड पे नेट मोमेंट 0 और रोलर पे नेट मोमेंट 0 होता है। ठीक है, तो क्या माने कि रोटेशन फ्री होता है, क्या ये सपोर्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया इक्वेशन, बिल्कुल किया। तो हमने रिजल्ट क्या निकाल लिया कि एम एट ए बराबर 0 एंड एम एट बी बराबर भी 0, ये दोनों रिजल्ट हमने अभी निकाला, एम एट ए 0 एम एट बी 0। आपको लग रहा होगा कि इतना सिंपल मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, जिन्हें नहीं आता है उनके लिए नया होगा, ठीक है, इसलिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बता रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया बीच बीच में। चलिए, और भी बहुत सारे बताएं, और भी बहुत बताऊंगा। गेट में आईएएस में डरना नहीं है, डर जाते हैं, डरना नहीं है, कर सकते हैं। देखिए, तो एम एट ए 0 एम एट बी 0 ये निकल गया, ये सपोर्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्जर्व करिए बस। तो अगर 0 है मतलब ये जो सपोर्ट है ए और बी, तो यहां पर भी मोमेंट 0, यहां पर भी मोमेंट 0, तो मुझे बताइए ये क्या ये जज करके यही देख के हम ये बता सकते हैं कि पूरा बीम में मेंबर पूरे बीम में, ठीक है, ये जो बीम है पूरा यूनिट में, पूरा स्ट्रक्चरल यूनिट में मोमेंट 0 होगा, नहीं, ये हम नहीं समझेंगे। क्यों, हमको एक थ्योरी पता है, वही लॉजिक वाली बात आ गई कि हमको ये पता है कि जहां पर जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे एसएफ शियर फोर्स डायग्राम और शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, हमको ये पता है कि वहां पर उस पर्टिकुलर सेक्शन पे या फिर होगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम और मिनिमम, ये चीज तो हमको पता है। अब हम उस लॉजिक को यूज करेंगे, ठीक है, उस लॉजिक को यूज करेंगे और निकालेंगे। तो जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम होगा, वहां पर शियर फोर्स क्या होगा, फिर देखो कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा बोल दिया। सबसे पहले ये बोला हमने कि जहां पर साइन चेंज हो रहा है शियर फोर्स डायग्राम का, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट या फिर मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा। और एक चीज मैंने ये बोला कि जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो, वहां पर शियर फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 होगा ना, वहां उस पर्टिकुलर सेक्शन पे शियर फोर्स 0 होगा। और यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम उठाते हैं और बेंडिंग स्ट्रेसेस में जो हम फ्लेक्सर फॉर्मूला पढ़ेंगे उसे डिराइव कर लेते हैं, तो वो बताऊंगा बेंडिंग स्ट्रेस में। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट को एक नोट बना लेना कि फ्लेक्सर फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल एट दैट सेक्शन वेयर शियर फोर्स इज 0, ठीक है। आइडियल कंडीशन, ये एजम्पशन है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। फ्लेक्सर फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होगा, एम बाय आई, ठीक है, सिग्मा पाई वाई,
उसके बाद E/R, ये पता है, ये है फ्लेक्सर फॉर्मूला। तो ये फ्लेक्सर फॉर्मूला उस सेक्शन पे एप्लीकेबल है जहां पर शियर फोर्स 0 हो। अब ये शियर फोर्स 0 कहां पर है आपको ये पता है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम हो। बस उल्टा पुल्टा करके बताना है लॉजिक, यही है समझ और पढ़ाई। तो इसे हम यूज करेंगे, इसी कंडीशन को यूज करके डिराइव करेंगे इस फॉर्मूला को। चलिए इसे रहने दीजिए, बेंडिंग स्ट्रेसेस में पढ़ेंगे इसे। अपना जो कॉन्सेप्ट है, क्या बता रहा था मैंने, हाँ, तो मुझे निकालना है शियर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। तो मुझे एक चीज तो पता चला कि मैंने जब पहले कैलकुलेट किया था कि SF0 वहां हो रहा है जहां पर सेक्शन है एट x बराबर L/2 और x फ्रॉम A। तो x फ्रॉम A लिया है और mx भी मैंने वही उसी तरह से कैलकुलेट किया हुआ है। तो mx मैंने निकाला हुआ था RA इंटू एक्स माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर बाई 2। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसे, ठीक है। इस इक्वेशन में इसे पुट करिए तो कितना निकलेगा, प्लस WL/2 इंटू L/2 माइनस WL/2 का स्क्वायर बाई 2। तो mx एट L/2, ऐसे लिखिए, x मिटा दीजिए, m एट L/2 क्या मिला, WL स्क्वायर बाई 4 माइनस WL स्क्वायर बटा 8 है ना, L स्क्वायर 4 4 गुना 8, हाँ। तो कितना बचा, WL स्क्वायर बटा 8 बचा, mx का वैल्यू m एट L/2, और ये प्लस में आया, और mx का जो इक्वेशन है, ठीक है, mx का जो इक्वेशन है, इसका जो प्रोफाइल है, क्या ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो क्या ये पैराबोलिक है। तो बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम बनेगा, जो प्रोफाइल है, वो पैराबोलिक बन रहा है और शियर फोर्स का लीनियर बन रहा है, और हमको वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अब बनाते हैं डायग्राम। यहाँ पे बहुत सारी चीज अब बताऊंगा, अब शुरू होगा बहुत सारा कॉन्सेप्ट, सुनिए वो कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हैं। तो देखिए ये बीम था, हाँ चलिए ग्रीन में कोई बात नहीं, दिख तो रहा होगा आपको। यह है यूडीएल, यहाँ पर रिएक्शन निकल गया RA और यहाँ रिएक्शन निकल गया RB, ठीक है। इसका दोनों का मान है WL/2, ये निकल गया WL/2, ये लोडिंग है W पर मीटर और इसका लेंथ है L यूनिट। इतना चीज तो क्लियर है, आप लोग क्लियर होना भी चाहिए। ये तो क्वेश्चन ही था, अब क्वेश्चन में डाउट होगा तो फिर मतलब क्या कर सकते हैं। ये बनाओ एकदम साफ साफ। तो पहले SFD प्लॉट करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम पहले प्लॉट करेंगे तो देखिए, एक लाइन बनाओ ऐसा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि शियर फोर्स एट सपोर्ट A कितना था, प्लस WL/2। शियर फोर्स एट सपोर्ट A यहां पर कितना आएगा, प्लस WL/2 ना, निकाल के दिखाया था। शियर फोर्स एट सपोर्ट A है प्लस WL/2, और शियर फोर्स एक सेक्शन है ऐसा L/2, ये एक सेक्शन है ऐसा L/2, ठीक है, फ्रॉम A और B कहीं ले लो, जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू है 0, ठीक है। और शियर फोर्स डायग्राम का जो प्रोफाइल होगा वो होना चाहिए लीनियर। तो ये चीज पता है, तो हम क्या करेंगे, अब एक लाइन बना देंगे यहां से यहां तक 0, ये थोड़ा सा पहले 0 हो गया, इस तरह से बनाएंगे।
WL/2 था, वहां से डिक्रीज किया, 0 आई, ये प्लस में थी, फिर माइनस में गई और ये WL/2। तो ये है शियर फोर्स डायग्राम और ये है लीनियर लाइन। अब इस चीज को हम और एक कंडीशन से देख सकते हैं, ये लीनियर क्यों है, ठीक है। अब लीनियर लाइन देखो, इसे और एक कंडीशन से जज कर सकते हो आप लोग। ये बहुत बेसिक कंडीशन जो अभी बताऊंगा वो बहुत बेसिक कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है, आपको मैंने एक चीज डिराइव करवाया हुआ था कि ds/dx बराबर होना चाहिए -w। अब माइनस का मतलब सिर्फ ये था कि लोडिंग इज डाउनवर्ड, ओके, इसलिए नेगेटिव आ रहा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, क्या ये जो w है ये एक कांस्टेंट है, और ds/dx क्या बताता है, ds/dx जो इक्वेशन हमने निकाला था, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इट मीन्स दैट द नेगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम at any section is equal to loading rate at the section, and loading rate at the complete beam is constant which is w per meter। तो क्या इस डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, तो दिस इज ए लाइन विथ कांस्टेंट स्लोप। समझ में आया क्यों इसका कांस्टेंट स्लोप हो गया, क्योंकि ds/dx का जो मान है वो है w, और w पूरे बीम पर w ही है, कहीं w2 नहीं हुआ। तो ये जो लाइन है यहां से लेके यहां तक जो कनेक्टेड है, तो इस पूरे लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा, एक जैसा लाइन होना चाहिए। तो एग्जाम में जब डायग्राम बनाएंगे आप लोग तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बताया था इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम बनाते वक्त सॉइल में कि कैसे बनता है, स्लोप वगैरह को क्यों कैसे जज करते हैं, इस चीज़ों को समझाया था, इन चीज़ों को, जो कि बहुत बेसिक चीज़ थी। एग्जामिनर इस चीज़ को लेके भी नंबर डिडक्ट करता है, तो इसे ध्यान में रखो कि ये पूरे बीम पर कांस्टेंट है लोडिंग w पर मीटर, इसलिए इसका जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा। और प्रोफाइल है लीनियर, लीनियर प्रोफाइल निकला Sx के वैल्यू से, Sx का जो इक्वेशन लिखा उससे हमने देख लिया कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, लीनियर है, फर्स्ट डिग्री ऑर्डर नहीं, डिग्री ऑर्डर कुछ भी कह लीजिए, इस संदर्भ में आप समझ पा रहे होगे हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। नाउ अब प्लॉट करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वहां पे जगह नहीं था इसलिए यहां प्लॉट कर लेंगे, प्लॉट करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब प्लॉट करेंगे हम, ऊपर में शियर फोर्स डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम को रिलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये था शियर फोर्स डायग्राम, लीनियर था, यहाँ पे मतलब थोड़ा मोड़ा ये कर दिया, आप स्केल से बनाना एग्जाम में एकदम सीधा एक जैसा। ये था +WL/2 और ये आ गया था -WL/2, मतलब ये प्लस लिख दो ये माइनस लिख दो। अब BMD बनाओगे तो एक लाइन बना लो, ठीक है, एक लाइन बना लीजिए। अब यहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना, MA बराबर 0, MB बराबर 0, और यहां पर एट मिड बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है प्लस, ठीक है, ऊपर ले रहा हूं प्लस WL²/8, प्लस WL²/8, और इसका जो फैशन है, ठीक है, जिस प्रकार से हमको कनेक्ट करना है वो होना चाहिए एक पैराबोलिक कर्व। अब मुझे ये बताइए मैं ये पैराबोला जो बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा, क्या मैं इस तरह से कनेक्ट करूं, ये भी तो एक पैराबोलिक है, या मैं ऐसे कनेक्ट करूं, ठीक है, कैसे कनेक्ट करूं, मेरा ये कर्व कैसे बनेगा। तो इस चीज को समझने के लिए, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पूरे वीडियो में बने रहना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बहुत बेसिक चीज बताऊंगा। ये लॉजिक बता रहा हूं, इस लॉजिक को फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, आप समझना, आप यूज करना, ठीक है। चलो इसे समझने के लिए हमको समझना होगा स्लोप कहां पे कितना होगा, ठीक, ओके, स्लोप कहां पे कितना होगा ये समझना होगा हमें।
और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर्व के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। अब स्लोप के बारे में कि बेंडिंग मोमेंट और एसएफडी का स्लोप कैसे चेक करें, कहां पर कैसे होगा, इसके बारे में अभी बताता हूं। तो स्लोप इज रिलेटेड टू एंगल। तो सबसे पहले ये जानो कि टाइप्स ऑफ एंगल कितने टाइप्स का होता है। कुछ बेसिक बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों में कंफ्यूजन होता था, इस कारण से एग्जाम नहीं निकलता था। तो टाइप्स ऑफ एंगल, मेक ए हेडिंग, टाइप्स ऑफ एंगल। ये सब चीजों को नोट में लिखना है, टाइप्स ऑफ एंगल। तो बचपन में पढ़ा था एक्यूट एंगल। आप जब छोटे छोटे होंगे, जब आप उस समय पढ़े होंगे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। इसके बारे में तो मैं ओपन चैनल फ्लो में भी बताया। ऑब्ट्यूज एंगल बहुत खतरनाक होता था, बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि ये ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है, बहुत कंफ्यूजन है था ना। ऑब्ट्यूज एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, चलिए इतने से ही काम बन जाएगा। तो ये बताओ कि एक्यूट एंगल क्या होता था। तो सबसे पहले ये जानो कि एंगल का मेजरमेंट कहां से होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड पॉजिटिव, मतलब प्लस एक्स से प्लस वाई जो एंगल मेजर होता है वो होता है पॉजिटिव एंगल्स, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज एक्यूट एंगल, तो ये देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। अब मान लीजिए कोई एक लाइन है यहां पर, ठीक है। अब इसका एंगल अगर आप मेजर कर रहे हो ना, इसका एंगल, ये मान लीजिए θ1 आया, तो ये एंगल होगा एक्यूट एंगल। मींस एक्यूट एंगल आर दोज एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री। मेक ए नोट, लेस देन 90 डिग्री, माने कि एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर? यस, ऑब्वियसली। So acute angle lies between 0 to 90 degree. Now, what is right angle? Right angle is the 90 degree, exact 90 degree angle, means this particular angle, exact 90 degree angle is the right angle, means this one, this angle 90 degree. This is the plus 90 degree, क्योंकि एंटी क्लॉक इधर से मेजर किया हमने ऐसे। ये है एग्जैक्ट 90 डिग्री राइट एंगल। सॉरी, what is obtuse angle? Angle lies, those angle which lies between 90 degree to 180 degree, इसे हम कहते हैं obtuse angle। 90 से 180 के बीच में, कहने का मतलब है कोई अगर इस तरह का कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो कोई लाइन यहां पर आके कनेक्ट हो रहा है ऐसा। ये सब चीज ना सर्वे में और थोड़ा क्लियर होगा जब हम ट्रेवर्सिंग पढ़ेंगे, ट्रेवर्सिंग, कंपास ट्रेवर्सिंग, तो वहां पर एंगल का बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि ट्रेवर्स प्लॉट करना होता है, ठीक है। आपको दिया होगा कंपास सर्वे का डिटेल और उससे आपको बताया होगा कि इसका आप ट्रेवर्स बताओ ये कहां से किधर सर्वे किया है, उसका प्लॉटिंग बनाइए। एग्जाम में पूछता है, आईएएस में 5 नंबर का पूछता है, कभी कभी 10 का या फिर 8 नंबर का पूछ लेता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, पूछता है कन्वेंशनल में, ठीक है। तो वहां पर इन चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, इन सब चीजों को निकालने में। तो छोड़िए वो बात वहां करेंगे, यहां पर एंगल के बारे में कुछ कुछ बता रहा हूं। तो ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ये होता था ऑब्ट्यूस एंगल। तो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ओके, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, तो होगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखो ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल, क्या मान लो ये एंगल हो गया 120, क्या 120 डिग्री एक ऑब्ट्यूस एंगल है? बिल्कुल है, ओके। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180 डिग्री। और एक एंगल होता था क्या जिसे हम कहते थे रिफ्लेक्स एंगल।
हाँ, और एक एंगल क्या है, फुल एंगल। फुल एंगल कौन सा, 360। तो रिफ्लेक्स कौन सा, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। ठीक है, तो ये हो गया एंगल का कॉन्सेप्ट, इसे एक नोट बना लीजिए, ये हो गया एक एंगल का कॉन्सेप्ट। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक यूनिट सर्कल, हेडिंग बनाइए, यूनिट सर्कल, कॉन्सेप्ट ऑफ और लॉजिक ऑफ यूनिट सर्कल, ऐसे लिखिए, लॉजिक ऑफ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल कहने का मतलब है एक सर्कल इस तरह का बनाइए जिसका डायमीटर है 1 यूनिट। ठीक है, जिसका डायमीटर है 1 यूनिट, इस तरह का एक सर्कल बनाना है। तो ये मान लो सर्कल है, तो ये है +1, ये है -1, सॉरी ये भी है +1, ये है -1 और ये है -1। तो देखिए, इसे हम कहते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते थे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम कहते थे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहते थे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस तरह से हो रहा है, क्लॉक एंटी क्लॉक जा रहा है ना, एंटी क्लॉक में आप देख रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, all angles are positive in the first quadrant. Now in second quadrant, ठीक है, in second quadrant कौन पॉजिटिव होता था, तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, साइन ग्रेटर देन 0, थर्ड क्वाड्रेंट टेन ग्रेटर देन 0, फोर्थ क्वाड्रेंट कोसाइन ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये यूनिट सर्किल होता था। इसको याद रखने के लिए इस तरह से आप देख लीजिए कि ऑल स्टूडेंट, एक चीज याद रखो, ऑल स्टूडेंट टू कैलकुलस। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टीचर्स कैलकुलस, ऐसे लिख लीजिए। ऑल माने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव, स्टूडेंट का एस, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, टीचर्स, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट टेन पॉजिटिव, कैलकुलस, फोर्थ क्वाड्रेंट कोसाइन पॉजिटिव। ठीक है, तो इनका काउंटर पार्ट जो होता था टेन का कॉट, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। उसी तरह साइन का कोसाइन, सॉरी साइन का कॉस, साइन सॉरी कोसेक, साइन का कोसेक और कोसाइन का सेक, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और सेकेंड, तो ये था यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट। अब हम इस लॉजिक को यूज करेंगे और अपना जो डायग्राम है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसे बनाएंगे। तो ये देखिए, ये है शियर फोर्स डायग्राम, ये L/2 सेक्शन है और ये सपोर्ट ए है और ये सपोर्ट बी है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये है WL²/8 बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वैल्यू। अब मुझे ये बताओ कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो पैराबोलिक मुझे बनाना है, तो पैराबोलिक बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, इस तरह से बनाऊंगा। ठीक है, दिस इज 2 डिग्री कर्व। अब आपके मन में एक सवाल आ गया होगा कि मैं इस तरह से ही क्यों बनाया, तो इस तरह से बनाने का एक कारण है। ये देखिए, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ आपको कि दी पर्टिकुलर सेक्शन वेयर द शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस साइंस द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज आइदर पॉजिटिव और आइदर मैक्सिमम और आइदर मिनिमम। तो
और एक कंसेप्ट आपको पता है कि dm ओवर dx, ठीक है, बराबर होना चाहिए sx, ठीक है। और तो dm बाई dx what does it represent? It represents the slope of bending moment diagram. Slope of bending moment diagram. तो slope of bending moment diagram at x equals L by 2 is s at L by 2 and it is 0. तो slope of bending moment diagram at x equals L by 2 होना चाहिए 0। तो ये होना चाहिए 0, तो मैं क्या बनाऊंगा, इस तरह से बनाऊंगा। ये कौन सा स्लोप है, ये स्लोप 0, नो स्लोप, स्लोप 0। पैराबोला मेरा इस तरह का होगा, ठीक है। तो यहां पर ये एंगल क्यों है, ये देखिए dm बाई डी एक्स एट ए निकालिए, क्या होगा एस ए, ये क्या पॉजिटिव है, ओके। अब मुझे बताओ स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है, बहुत बेसिक बता रहा हूं, इन सब चीजों को लेके बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछे थे। टेन थीटा होता है, टेन थीटा। अब टेन थीटा, तो देखो अगर टेन थीटा एक्यूट एंगल है तो क्या ये पॉजिटिव होगा, आइडिया लगा, टेन थीटा एक्यूट है तो वो पॉजिटिव होगा। तो यहां समझ में आया ये, हाँ कहाँ थे हम, एस एफ डी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे थे, कहाँ गया वो, हाँ ये। अब देखो तो ये यहाँ पे ये स्लोप पॉजिटिव स्लोप है, क्यों, स्लोप यहाँ से मेजर कर रहे हो और यहाँ पे स्लोप एक्यूट मेजर होगा यहाँ से, इसलिए ये इस तरह से कनेक्टेड थी, पैराबोला इधर आई, एक्यूट एंगल, क्यों, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री से अधिक होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, माने कि नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव, और यहाँ पे शियर फोर्स का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो dm बाई डी एक्स एट बी बराबर माइनस एस एक्स है, नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए ऑब्ट्यूस। आइडिया लग गया कि स्लोप कैसे चेक करना होता है हमको, इस ये दो फंडामेंटल को हम यूज कैसे करेंगे, ये दो इक्वेशन जो बताया था मैंने फंडामेंटल इक्वेशन कि ds बाई डी एक्स बराबर माइनस डब्ल्यू, ओके, और dm बाई डी एक्स बराबर एस एक्स, इन दोनों को कैसे एक 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 तो ये यूज हो गया जो कि है बेसिक यूज जिसके लिए हम ये पढ़े थे, और एक यूज हम करेंगे इसको, हम dm बाई डी एक्स को यूज करके शियर फोर्स का वैल्यू निकालेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा भी दिया रहता है कि dm बाई डी एक्स यूज करके शियर फोर्स का वैल्यू निकालिए, कितना होगा बताइए। ये सब ऑब्जेक्टिव है, छोटी छोटी बातें हैं, आराम से बना लोगे, नहीं बनता है एक दो एग्जाम्पल मैं भी बनवा दूंगा, अभी नहीं, पहले हम बेसिक क्वेश्चन जो हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे उसके बाद, ओके। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और स्लोप फ्लोप कैसे चेक करना है, स्लोप वगैरह इसका भी लॉजिक मैंने बता दिया। तो फाइनल बना लीजिए, ये आ रहे आईएएस में वो सब नहीं लिखना है जो अभी मैंने इतना सारा लिखा, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, यही है शॉर्टकट, ओके। कंफ्यूजन जो होता है तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ अब। तो देखो शियर फोर्स डायग्राम कैसे था, एट सेक्शन एल बाई टू शियर फोर्स 0 आ रही थी, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस डब्ल्यू एल बाई टू, ये माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, माइनस लिखने का जरूरी नहीं है, ये सपोर्ट ए ये सपोर्ट बी, और यहाँ इस तरह से, और ये हॉरिजॉन्टल, फिर ऐसा, और ये वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ये मैक्स एम मैक्स एट एक्स बराबर एल बाई टू, और एक्स कहाँ से मेजर किया गया है, एक्स एक्स जो मेजरमेंट है ये भी दिखा देना है ऐसे, ठीक है। तो दिस इज एल बाई टू, ए एंड बी, दिस विल फेच यू द कंप्लीट मार्क, ओके। जितना मार्क दिया है इस तरह से लिखोगे
10 नंबर का क्वेश्चन अगर दिया है इस तरह से सॉल्व करिएगा लिख के, तो कम से कम 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम क्यों निकला यहाँ पर मैक्सिमम, तो वो पॉइंट भी लिख देना कि द लोकेशन जहाँ पर वो शियर फोर्स साइन चेंज करता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आइदर मैक्सिमम और मिनिमम होता है। ठीक है, इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। और एक चीज कर सकते हैं हम लोग, और एक कंडीशन हम जज कर सकते हैं। देखिए, और एक mx का जो हमने इक्वेशन लिखा था, ध्यान दीजिए, वहां पर मैंने जो इक्वेशन निकाला था ये निकाला था WL²/2, यही था। हाँ, नहीं ये नहीं था, सॉरी वेरी मच, ये था WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2 ना। अगर आपको अब पता, अब MA का निकाल लिया वैल्यू 0, MB का वैल्यू निकाल लिया 0, अब आपको पता लगाना है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन पे mx का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम किस पर्टिकुलर सेक्शन पे होगा। तो आप क्या करते हो, आपको पता है जो इक्वेशन मैंने वहां बताया था पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में क्या निकालेंगे, dmx/dx बराबर होना चाहिए 0 कर देंगे। ओके, तो dmx/dx बराबर 0 माने कि sx बराबर 0 जहां पर होगा, अल्टीमेटली वही बता रहा है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आइदर मैक्स और मीन होगा। लेकिन हम जस्ट एट वर्ज वाला कंडीशन ले लेते हैं, जस्ट एट वर्ज, कि उस पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या हुई होगी। ठीक है, जस्ट एट वर्ज। तो देखिए, इसलिए ना यहां से देखिए, ये जो डायग्राम बना, अगर इसे तुम ओरिजिन लोगे तो देखो यहां से डिक्रीजिंग लग रहा है, ये दोनों डिक्रीजिंग लग रहा है। इसे अगर ओरिजिन ले लिया, अगर ये ओरिजिन है तो यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है और यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है। और ओरिजिन हमने यही लिया था क्योंकि x का मेजरमेंट कहां से हो रहा है, इधर से हो रहा है, पॉइंट ए से। समझ में आया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात। इस इक्वेशन से आप चेक कर सकते हो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इसे यूज करके। तो देखो, अगर इसे हम अगर करोगे तो mx का वैल्यू कितना था, WL/2 x माइनस WX²/2/dx, डेरिवेटिव निकालो 0 कर दो, कितना निकलेगा, WL/2 निकलेगा, WL/2 माइनस 2WX/2, ये खत्म, ये खत्म, तो x बराबर कितना निकल गया, L/2, सेम रिजल्ट। ठीक है, तो डरना नहीं है, जो रिजल्ट है आपके पास उसे लगाते चलना है, बस काम बन जाएगा। तो हमने बेसिक खत्म कर लिए एक टाइप ऑफ इक्वेशन का, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन का। ये वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया, सो मैं क्या करूँगा ना, मुझे लगता है क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो और भी बेसिक क्वेश्चन है, और ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। वो कौन सा क्वेश्चन है, वो UVL क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 3, जिसे मैं सॉल्व करूंगा और इसे डिस्क्राइब करूंगा कि इसका रिएक्शन कैसे निकालते हैं। ये लोड, इस ट्रायंगुलर लोड जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड UVL, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका CG क्या होता है, हर चीज, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। एक्स सेक्शन अगर कहीं पर लिया तो रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे और बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वैसे क्यों लिखते हैं। इस केस में देखिए, इस केस में ये जो लोडिंग है ना, ये UDL लीनियर लोडिंग से 1 डिग्री अधिक है, तो इसका जो SFD बनेगा, इसके बारे में मैंने बताया था, SFD जो बनेगा इसमें पैराबोलिक बनेगा। तो ये जो इक्वेशन है कि ds/dx, ये इसका इंपॉर्टेंस इस केस में बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसका जो BMD बनेगा वो बनेगा पैराबोलिक। तो इस चीज को डिस्कस करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद कैंटिलीवर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हिंज कनेक्शन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट को सॉल्व करेंगे, फिर जाके गेट वाला ऑब्जेक्टिव वगैरह जो सोम से आया है उसे भी सॉल्व करेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। तो और 2-3 वीडियो हम दूर हैं। ठीक है, फिर लोडिंग डायग्राम से वो बनाना है,
और एक मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज करके एसएफडी बीएमडी कैसे प्लॉट करें वो भी बता दूंगा। तो चलिए वेल, थैंक यू।